प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग सुमित्र नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार काव्यखंड के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। इस काव्यखंड में कवि चांदनी रात्रि में गंगा नदी के तट पर नौका विहार कर रहा है और वहाँ के प्राकृतिक मनोरम दृश्य किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं उसका कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल, तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। कवि गंगा के बीचों बीच धारा में अपने नाव को चला रहा है तो आकाश की प्रतिछाया उस गंगा के बीचों बीच धारा में ऐसे दिखाई दे रही है, टिमटिमाते हुए तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये टिमटिमाते हुए तारे अपने नेत्रों को फैलाकर, विस्फारित फैलाना, आंखें फैलाना, अपने नेत्रों को फैला करके आकाश मार्ग को प्रकाशित करके डूबते हुए, टिमटिमाते हुए कुछ खोज रहे हैं। उस गंगा की प्रवाहहीन धारा में ऐसा मालूम पड़ रहा है, जो आकाश की प्रतिछाया उस गंगा के प्रवाहहीन धारा में दिखाई दे रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये टिमटिमाते हुए तारे समूह अपने नेत्रों को फैला करके आकाश मार्ग को प्रकाशित करके कुछ खोज रहे हैं। फिर आगे कब कह रहे हैं कि जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। उस गंगा के धारा के बीचों बीच में एक छोटा सा द्वीप है। जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो लहरों के बीच में, लहर रूपी आंचल के बीच में वह द्वीप विलीन हो जाता है और कभी कभी दिखाई देता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि फिरती लहरें लुक छिप पल पल, कि लहर और द्वीप के बीच में लुका छिपी का खेल हो रहा है। अर्थात कभी कभी द्वीप वह दिखाई देता है और कभी कभी उस लहर रूपी आंचल में छिप जाता है। सामने शुक्र की क्षभ झलमल, पैरती परिसी जल में गल। सामने शुक्र की क्षभ झलमल, सामने शुक्र तारा, उसकी प्रतिछाया उस गंगा के स्वच्छ जल में दिखाई दे रही है। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई परी जल में तैर रही हो। रूपहले कचों में हो उछल, रूपहले चांदनी युक्त सफ़ेद कच्छ बाल, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह परी अपने श्वेत वस्त्रों में ही समाहित हो जा रही है। अर्थात टिमटिमाता हुआ वो शुक्र तारा जिसकी प्रतिछाया उस गंगा के पवित्र जल में दिखाई दे रही है, वो कभी कभी दिखाई दे रही है और कभी कभी जल में विलीन हो जा रही है। वह ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वह परी अपने चांदी युक्त बालों में ही समाहित हो जा रही है। लहरों के घूंघट से झुकझुक दसवीं का सस निस्तेरियक मुख। दसवीं का चंद्रमा अपने तिरछे मुखों को, अर्थात दसवीं का चंद्रमा तिरछे मुखों को दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। रैंक दसवीं के चंद्रमा की प्रतिछाया जब गंगा के स्वच्छ जल में पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दसवीं का चंद्रमा लहर रूपी घूंघट के माध्यम से अपने तिरछे मुखों को उसी लहर रूपी घूंघट में छिपा लेता है और कभी कभी दिखाई देता है जैसे लाजवंती स्त्री अपने घूंघट में अपने चेहरे को छिपा लेती है और कभी कभी दिखाई देती है। फिर आगे कब कह रहे हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, चपला चंचल को कहते हैं, यहाँ चंचल से तात्पर्य, चपला से तात्पर्य नाव से है। तो जब पहुंची चपला बीच धार, जब कवि कह रहा है कि मेरी नौका गंगा के बीचों बीच धारा में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार। जो चांदनी युक्त, चांदी से युक्त दोनों किनारे दिखाई दे रहे थे,
वो किनारे उसी जल में विलीन हो गए। ऐसा देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। दोनों किनारे दो बाहें के समान दिखाई दे रही हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कुछ गंगा रूपी तपस्वी बालिका के कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। दोनों किनारे गंगा रूपी तपस्वी बालिका के कृश दुबला पतला कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रूरेखा सी अराल। अत्यधिक दूर क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर आकाश और धरती ये काल्पनिक होता है, एक मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत दूर जब हम देखते हैं तो ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो अत्यधिक दूर देखने पर विटपमाल, विटप वृक्षों की पंक्तियाँ ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि भ्रूरेखा सी अराल। उस गंगारूपी तपस्वी बालिका की अराल टेढ़ी भौहें हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल। और आकाश की जो प्रतिछाया उस गंगा के पवित्र जल में दिखाई दे रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उस गंगारूपी तपस्वी बालिका की नीली खूबसूरत विशाल नेत्र दिखाई दे रहे हैं। माँ की ओर पर शिष्या समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। कारण जिस प्रकार से माँ की गोदी से लिपट कर बच्चा सोता है, उसी प्रकार से गंगा रूपी तपस्वी बालिका की बीच में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप का तात्पर्य उल्टा, उल्टा से तात्पर्य है कि जब उर्मिल लहरें उस द्वीप से टकराती हैं तो पुनः वापस चली आती हैं। उस गंगा के बीचों बीच धारा में एक छोटा सा द्वीप है। जैसे माँ की गोदी से बच्चा लिपट कर सोता है, उसी प्रकार से वह द्वीप दिखाई दे रहा है। और लहरें जब उस द्वीप पर टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, तो वापस चली आती हैं। अब कवि को रात्र में एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि स्वयं प्रश्न करता है, वह कौन भी है? यह कौन सा पक्षी है? क्या बिकल को, क्या व्याकुल चकवा पक्षी है? उड़ता हरने निज विरह शोक, अपनी विरह व्यथा को शांत करने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को बिलो, अपनी छाया को चकवी समझ करके उसे पाने के लिए व्याकुल है, लालायित है। तो बहुत ही बढ़िया मानवीकरण अलंकार और उपमा अलंकार का संपूर्ण पंक्ति में प्रयोग हुआ है। तो प्रिय बच्चों, एक बार आप सभी लोग पुनः इसको देखेंगे। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। उस गंगा के जल में जब कवि नौका विचरण करता है, नौका विहार करता है, तो आकाश की प्रतिछाया उस पवित्र गंगा के जल में दिखाई देती है। ऐसा मालूम पड़ता है, टिमटिमाते हुए तारों की प्रतिछाया देखने पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये तारे समूह अपने नेत्रों को फैला करके आकाश मार्ग को प्रकाशित करके कुछ खोज रहे हैं। जिनकी लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए विरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। उस गंगा के धारा के बीचों बीच में एक छोटा सा द्वीप है, और द्वीप और लहर रूपी आंचल के बीच में, अर्थात जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो द्वीप उसी लहरों में विलीन हो जाता है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो द्वीप और लहर के बीच में लुका छिपी का खेल हो रहा है। सामने शुक्र की क्षभ झलमल, तैरती परिसी जल में कल। सामने शुक्र तारा झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा, अर्थात शुक्र तारे की प्रतिछाया उस गंगा के जल में दिखाई दे रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पैरती परिसी जल में कल। बहुत बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है कि जैसे जल में कोई परी तैर रही हो, रूपहले कचों में हो जल, और वह परी अपने चांदी युक्त बालों में समाहित हो जा रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का ससनिस तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। लहर रूपी घूंघट के माध्यम से, अर्थात दसवीं का चंद्रमा जो तिरछा दिखाई देता है, वो उसकी प्रतिछाया जब गंगा के पवित्र जल में दिखाई देती है तो लहरों के चलने से कभी कभी दिखाई देती है और कभी कभी वो प्रतिछाया दिखाई नहीं देती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे लाजवंती स्त्री अपने चेहरे को घूंघट में छिपा लेती है और कभी कभी दिखाती है।
फिर आगे कवि कह रहा है कि जब पहुंची चपला बीस धार, जब मेरी नौका गंगा के बीचों बीच धारा में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार। जो चांदनी युक्त चमकते हुए दोनों किनारे दिखाई दे रहे थे वो गंगा में विलीन हो गए, धारा में विलीन हो गए। उससे दूर से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है? दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों किनारे व्याकुल होकर के गंगा रूपी तपस्वी बालिका के कोमल शरीर को, दुबले पतले शरीर को आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल। अत्यधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्तियां जो दिखाई दे रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस गंगा रूपी तपस्वी बालिका के टेढ़ी खूबसूरत भावें के रूप में दिखाई दे रही हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल और स्वच्छ आकाश की प्रतिछाया जो उस गंगा के जल में दिखाई दे रही है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके विशाल नीले नेत्र दिखाई दे रहे हैं। माँ की ओर पर शिशु समीप सोया धारा में एक द्वीप, यानी जिस प्रकार से माँ की गोदी से बच्चा लिपट कर सोता है, उसी प्रकार से गंगा नदी के बीचों बीच धारा में एक छोटा सा द्वीप है और उर्मिल लहरें जब उस द्वीप से टकराती हैं तो वापस चली आती हैं। आगे फिर कवि कह रहा है वह कौन भी है? एक पक्षी उड़ता हुआ रात्रि में दिखाई देता है। स्वयं प्रश्न कर रहा है, क्या बिकल को, क्या व्याकुल चकवा पक्षी है? उड़ता हरने निज विरह शोक, अपनी विरह व्यथा को दूर करने के लिए छाया की कोकी को बिलो, जो चकवी उससे दूर हो गई है, अपनी छाया को चकवी समझ करके उसे पाने के लिए व्याकुल है, लालायित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यह नौका विहार का द्वितीय भाग समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आपको तृतीय भाग और अंतिम विषय सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी लोग ध्यान से कंठस्थ करते हुए अपनी कॉपी पर इसकी संपूर्ण व्याख्या लिख सकते हैं। धन्यवाद।